स्वागत करते हैं आपका गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। अभी तक की क्लासेस में मैंने 5-6 चीज़ें आपको करा दी हैं। मैं कह सकता हूँ अगर पहले चैप्टर को 2 हिस्सों में बांट दें तो उसका आधा काम हम ख़त्म कर चुके हैं अब तक की वीडियोज़ में। आज जो आधा पार्ट बचा है वो हम करने वाले हैं। तो आज की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट रहेंगी जो पुरानी हो गई हैं उनसे, मतलब इसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा लेना देना रहेगा नहीं। तो आज की चीज़ें क्या रहेंगी, बिल्कुल अलग रहेंगी। ये सेकंड सेगमेंट मान सकते हैं पहले ही चैप्टर का, क्योंकि हम यहाँ पर गॉस लॉ से रिलेटेड, गॉस के नियम से रिलेटेड चीज़ें को सीखने वाले हैं ढंग से। ठीक, तो उसके लिए जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट बनाता हूँ मैं आप सभी बच्चों के, और उसके बाद शुरू करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत कर दी जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ घन कोण क्या होता है। घन कोण, देखो प्यारे बच्चों, घन कोण क्या मामला है और ये क्या चीज़ होती है। घन कोण पता होना बड़ा आवश्यक है। मान लीजिए ये कोई गोला है, ये क्या है, कोई गोला है। अब आप गोला जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जरा मुझे बताने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे पता क्या होता है, वृत्त और गोले में अंतर ही नहीं पता कर पाते। जैसे कि ये लो, मैंने यहाँ गोला बना दिया, ये लो। वृत्त और गोले में अंतर क्या है प्यारे बच्चों? वृत्त हो गया 2D फिगर, जबकि गोला होता है 3D यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर। आपको सीधा सीधा फर्क देखना है तो आप अपनी माता जी की चूड़ी देख लें, राउंड अबाउट हम कह सकते हैं वो वृत्त है, चूड़ी। यदि आपको गोला देखना है तो आप क्या देख लें, गेंद। और फर्क अगर आपको नहीं दिख रहा तो फिर आप बेवकूफ़ हैं, इससे बड़ा आपको कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। चूड़ी को रखेंगे वो 2 प्लेन पे चल पाएगी, एक्स पे और वाई पे, जबकि गेंद क्या होगी, 3 एक्सिस में उसका ओरिएंटेशन होगा। वृत्त 3D हो गया, जबकि गेंद हो गया 3D यानी स्फीयर, यानी कि गोला हो गया 3D, जबकि वृत्त हो गया 2D शेप। ये दोनों का अंतर होता है। अब देखो प्यारे बच्चों, 2 बातें एक साथ मैं आपको बताने वाला हूँ और आप तुरंत समझ जाएंगे ये घन कोण का क्या मसला हो सकता है। एक जगह वृत्त बना लेते हैं और एक जगह बना लेते हैं गोला। अब आप कहेंगे सर फर्क कैसे बनाएंगे? भैया देखो एक बात समझ लो, जब आप 2D प्लेन पे बात करोगे, जैसे कि मैं इस पे बता रहा हूँ आपको लैपटॉप पे, तो यहाँ पे वृत्त और गोला एक जैसे नजर आएंगे। ये थोड़ा इलेप्टिकल शेप दिख रहा होगा आपको, अंडाकार, जबकि ये थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, फर्क की बात ही नहीं है। तो घन कोण बाद में जानेंगे, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कोण क्या होता है। तो कोण क्या होता है, मान के चलो ये कोई हमने चाप लिया, यहाँ पे चाप केंद्र पर जो घुमाव अंतरित करे, चाप केंद्र पर जो घुमाव अंतरित करता है उसको क्या कहते हैं, कोण। देखो ये चाप है, ये दिख रहा है सभी को, ये वाला एस, केंद्र पर थीटा क्या बनाता है, घुमाव। इसी घुमाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। चाप द्वारा इसकी परिभाषा लिख दो क्या कोण की, तो आप कहेंगे लिख दो जी, फिर घन कोण की लिखेंगे। कोण क्या है, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि बनाया कोण। अंतरित कोण क्या अंतरित घुमाव कहेंगे भैया, क्योंकि कोण को तो परिभाषित ही करना है। कोण कहलाता है, क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ये बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको बता दी। यहाँ पे ये वृत्त लिया था। अभी यही काम प्यारे बच्चों में किस पे लेके कर सकता हूँ, स्फीयर पे यानी कि गोले पे। जहाँ आप चाप ले रहे थे वहाँ आप चाप ना लेके अब की बार क्या लेंगे, क्षेत्रफल। क्या लेंगे, कोई छोटा सा क्षेत्रफल आप ऐसे मानेंगे।
क्योंकि 3D फिगर में चाप नहीं बनेगा, एरिया आएगा। अच्छा, कोण का ये सूत्र सबको याद है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, यानी कि S अपॉन में R। तो गोले में क्या होगा, चाप कोण नहीं बनाएगा, चाप घुमाव नहीं बनाएगा, क्षेत्रफल घुमाव बनाएगा। यानी कि बॉल पर एक छोटा सा आप एरिया कंसीडर करेंगे। मान लो ये बॉल है तो यहाँ पे ऐसे करके एरिया कंसीडर करेंगे, और एरिया यानी क्षेत्रफल को केंद्र से मिला देंगे। जो ये लो भैया मिल गया केंद्र से, इस तरह से। यहाँ चाप घुमाव बना रहा था, यहाँ पे एरिया यानी कि क्षेत्रफल घुमाव बनाएगा। अब ये जो घुमाव होगा इस तरह से, इस घुमाव का नाम ही क्या हो जाएगा भैया, घनकोण हो जाएगा। अब बताइए, इसको कोई लिंक करके पढ़ने में कोई परेशानी होगी? तो आप कहेंगे नहीं होगी। तो घनकोण क्या हो गया, कोई नई चीज नहीं है। क्षेत्रफल द्वारा, किसके द्वारा, क्षेत्रफल द्वारा गोले के, वहां क्या था वृत्त, यहाँ क्या है गोला, गोले के केंद्र पर घुमाव को घनकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। ठीक है भैया, परिभाषा हो गई। तो इसका सूत्र भी होता होगा, हाँ जी होता है। ओमेगा का मान होता है एरिया बटे त्रिज्या का वर्ग। जैसे उसका होता है ना कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, इसका क्या होता है घनकोण ओमेगा बराबर एरिया यानी कि क्षेत्रफल बटे में रेडियस का वर्ग। उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ पाए होंगे। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, घनकोण खत्म हुआ, इसके बाद में हम सीखेंगे क्षेत्रफल सदिश। ये क्यों सीख रहे हैं, ये इसलिए सीख रहे हैं प्यारे बच्चों, इनके बिना हिलेगा नहीं, गॉस का लॉ नहीं हिलेगा, उसकी एप्लीकेशन नहीं हिलेंगे, बाकी चीज़ें आप देखेंगे इनके बिना टस से मस नहीं होंगी। तो जब ये नहीं सीखेंगे तो आपको मेन चीज़ें कहाँ से सिखा पाऊँगा, है ना। तो इसका एक रीज़न है कि अगर ये नहीं सिखाऊंगा तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी ख़राब हो जाएंगी। सारे ही डेरिवेशन, सारे ही थ्योरी मैंने हमेशा ऐसे ही कराई है कि पहले आपके सारे बेसिक्स अच्छे हो जाएं, फिर उसके बाद में आप देखते हो कुछ नहीं रहता उनमें। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रफल सदिश। क्या पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश में आप देख रहे हैं ये सदिश कहाँ से हो गया। क्षेत्रफल तो भैया एक बात बताओ, अदिश राशि होता है क्या, कोई क्षेत्रफल की दिशा होती है? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्षेत्रफल सदिश। ये तो बड़ी कंट्राडिक्टरी बात हो गई भैया, कि एक और हम जानते हैं क्षेत्रफल अदिश राशि है, आप लिख रहे हैं सदिश। पहले तो बताओ कि सदिश कैसे लिख दी, दूसरी बताओ कि ये सदिश बनाने के पीछे कारण क्या है। कारण आपको जब पता चलेगा जब मैं विद्युत फ्लक्स पढ़ाऊंगा, इसके जस्ट बाद वाला। और ये क्षेत्रफल सदिश क्या है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान होगा कि अगर यहाँ पे 15 लिख रहा है तो ये अदिश हो गया। क्या हो गया, अदिश। इसमें आई कैप का गुणा कर लो बस तुम, तुरंत ये भाग के कहेगा मैं हो गया सदिश। यानी अदिश, इस बात को याद रखेंगे, अदिश और सदिश का गुणन, और सदिश का गुणन क्या आता है, सदिश आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, सदिश। एक बात दिमाग में अच्छे तरह से रख ले, जिसको सदिश और अदिश का मामला समझ नहीं आ रहा वो शुरू से वीडियो देख ले आराम से, जितनी भी मैंने बनाई है। और इनके बिना ना हिलने की कोशिश भी मत करना, इनके बिना नहीं हिल पाओगे, समझे। तो मैंने अदिश को सदिश कैसे बनाया, एक आई कैप लगाया, यूनिट वेक्टर लगाया, एक अंक सदिश लगाया, 15 को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, आई कैप से, तुरंत 15 हो गया भैया सदिश। अब इसकी दिशा किस तरफ हो जाएगी, एक्स अक्ष की तरफ, क्योंकि आई कैप किसकी दिशा में एक अंक सदिश होता है, एक्स अक्ष की दिशा में एक अंक सदिश होता है। इसका मतलब 15 आई कैप भी किस दिशा में होगा, एक्स अक्ष की दिशा में होगा।
तो भैया ये टेक्निक होती है सिंपल सी किसी भी अदिश को सदिश बनाने के लिए। अब मुझे एरिया यानी कि क्षेत्रफल को भी सदिश करना है। कर क्यों ना है वो बाद में बताऊंगा, ये मैंने आपको बता दिया। करेंगे कैसे आपको पता चल गया। क्षेत्रफल का आप एक काम करो, मल्टीप्लाई एन कैप से कर लो। किससे कर लो? एन कैप से। अब जो आंसर आएगा ना वो आएगा एरिया वेक्टर। अब आप कहेंगे जी ये क्या कर दिया आपने? भैया ए तो हो गया क्षेत्रफल। क्या हो गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफलों का वैल्यू जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा 200, 300, 400, 500। जैसे ये 15 है, ये 200, 300, 400, 500 इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आई कैप लग रहा था यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन ये एन कैप लग रहा है। ये भी एक अंक सदिश है, किंतु ये एक अंक सदिश ना एक्स वाई जेड इन एक्सिस में नहीं है, इसकी दिशा कुछ अलग है। किस तरफ है देखो, समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं। मान के चलिए मेरे हाथ में ये पेज है, ये एन कैप का दिशा किधर होगा? जो सरफेस होगा यानी कि जो तल होगा उसके लंबवत बाहर की तरफ एक परपेंडिकुलर डालना है आपको। लंबवत बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ, यानी कि इस क्षेत्रफल का एन कैप निकालना चाहोगे किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। अब किस तरफ होगा? बाहर की तरफ। ठीक, अगर मैं इस वाली दीवार का कहूँगा तो क्या होगा? बाहर की तरफ। इस वाली दीवार का कहूँगा इस तरफ। छत का बोलूँगा नीचे की तरफ, नीचे का बोलूँगा ऊपर की तरफ। क्या आप क्षेत्रफल सदिश में जो एन कैप दिख रहा है इस एकांक सदिश का दिशा प्राप्त कर पाए? जैसे कि आई कैप क्या हो गया, निर्धारित हो गया कि वो एक्स अक्ष में ही चलेगा, लेकिन एन कैप क्या है, इसकी दिशा बार बार बदलेगी। किस बात पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी कि क्षेत्रफल यानी कि सरफेस कौन सी है। यदि सरफेस ये है तो ऐसे करके लंबवत, ऐसे करके आप लंब डाल देंगे और जिस तरफ वो लंब की दिशा होगी वही क्या होगी भैया? एन कैप की दिशा हो जाएगी। छत पे अगर लंब डाला जाए, छत के एरिया पे लंब डाला जाए तो नीचे की तरफ आएगा। धरती पर डालूं यहाँ पे तो ऊपर की तरफ, राइट वाली दीवार पे बाहर की तरफ। आपको क्या करना है, जितने भी आपके चारों तरफ दीवारें दिख रही हैं सब पर लंब डाल डाल के चेक करो किस तरफ आ रहा है लंब की दिशा। जिस तरफ लंब की दिशा उस तरफ एन कैप की दिशा। क्या इतनी बात आपको हजम हुई? तो एन कैप यानी कि एक अलग टाइप का एकांक सदिश है। ये आई जे के नहीं है कि आई आया तो एक्स एक्सिस में, जे आया तो वाई में और के आया तो जेड में, नहीं। ये एन कैप है, इसकी दिशा आई जे के से मतलब नहीं है। ये हमेशा क्या करेगा कि किस पे लंबवत रहेगा? ये क्षेत्रफल पे ही लंबवत रहेगा। अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए आई कैप की दिशा किधर होती है? तो आप कहेंगे सर आई कैप होता है इस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। मान लो आई कैप यहाँ है, एकांक सदिश। मेरा सवाल है 15 आई कैप कहाँ होगा? तुम कहोगे आई कैप को ही 15 गुना कर रहे हो, ये मान लो चलो यहाँ होगा। आई कैप का ही 15 गुना हिस्सा लेना है हमें, तो क्या कोई फर्क आया? यानी कि जिधर आई कैप होगा उधर ही 15 आई कैप होगा। क्यों होगा? अरे भैया सीधी सी बात है, आई कैप को ही 15 गुना करना है ना यहाँ पे। अगर आई कैप यहाँ है, मैंने मान लिया 15 आई कैप यहाँ आ रहा होगा, यानी कि एकांक सदिश की दिशा और उससे बनने वाले दूसरा सदिश की दिशा एक तरफ होती है। यहाँ मैं एक बात लिखता हूँ पॉइंट बना के, एकांक सदिश की दिशा, एकांक सदिश की दिशा वह उससे बनने वाले सदिश की दिशा, सदिश की दिशा एक ही ओर होती है, और होती है, क्योंकि आई कैप और 15 आई कैप भी एक तरफ होते हैं। तो यही बात यहाँ से आप मुझे बताइए, जिधर एन कैप होगा उधर ही क्या होगा आपका? क्षेत्रफल सदिश होगा कि नहीं होगा? बोलो, इतनी बात मैं आपको समझाने वाला था। अब पहले तो एन कैप लिख सकते हैं, क्या होता है? एन कैप
सतह पर लंबवत बाहर की ओर क्या डालेंगे, लंबवत बाहर की ओर सतह पर डाले गए लंब की दिशा में होता है। इस तरह से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। एन कैप सतह पर डाले गए लंब की दिशा में, लंब की दिशा में एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश होता है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? यानी कि अगर ऐसे कुछ करके सरफेस बनना है, ये देखो इस तरह से है, लेकिन बताओ मैं कैसे बना दूं? कंप्यूटर पे क्या ऐसा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, है ना? ये ऐसे है, तो जरा बताओ ये एन कैप किधर होगा? ऊपर की तरफ। लंब डालो बाहर की तरफ, है ना? वही मैंने लिख रहा है कि सतह पर लंब की दिशा में एकांक सदिश होता है। लंब डालना है और उसी दिशा में क्या निकल आएगा आपका? एकांक सदिश। तो अगर यहाँ पे बनाएंगे तो ऊपर की तरफ कर लेंगे, अरे ये इस दिशा में। ऐसे आप किसी भी सरफेस पे क्या निकाल सकते हैं? एन कैप। तो क्षेत्रफल सदिश किस तरफ होगा? वो भी एन कैप की दिशा में होगा कि नहीं होगा? यहां से देख के बताओ। अगर आई कैप एक्स अक्ष में है तो 15 आई कैप कहाँ आ रहा था? एक्स अक्ष में। तो यदि एन कैप की दिशा, यदि मान लो इस दीवार पे मैं एन कैप निकालूं, तो आपको क्या करना है? ऐसे करके लंब डालो बाहर की तरफ, है ना? लंब किस तरफ? बाहर की तरफ। एन कैप क्या है? सतह पर लंब की दिशा में एकांक सदिश होता है। तो इस पर ऐसे करके लंब डालेंगे, इस दिशा में एन कैप आएगा, तो ये वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा, जैसे मैंने यहां आपको बताया। अब क्या हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं? तो कहेंगे परिभाषा बनाने में कुछ बचा ही क्या है? हमने कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस तो लगाई नहीं है। हमने क्या काम किया है? क्षेत्रफल की मल्टीप्लाई इस बच्चे से कर दी है। तो यही बात अगर मैं शब्दों में लिखना चाहूं तो क्या होगी भैया, बताओ जरा? क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया? क्षेत्रफल व एन कैप और ब्रैकेट में लिखेंगे आप सतह पर लंब की दिशा में एकांक सदिश का गुणनफल। का गुणनफल क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश। जो बात फॉर्मूला कह रहा है ना, वही बात हम लिख रहे हैं, और यही पढ़ने का असली तरीका होता है। ये नहीं होता है कि मैंने पहले परिभाषा फिर फॉर्मूला बताऊंगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि नहीं? क्या परिभाषा हो सकती है? क्षेत्रफल व एन कैप, सीधा लिखेंगे एन कैप, और ब्रैकेट में लिख देंगे जो मैंने यहां लिखा है, एन कैप। क्या? सतह पर बाहर की दिशा में, और लिख सकते हैं बाहर की दिशा में खींचे लंब, खींचा लंब, बाहर की दिशा में खींचा गया लंब की दिशा में एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या करना है प्यारे बच्चों? सतह पर बाहर की दिशा में लंब खींच देना है, और उसका एकांक सदिश अगर आप लेंगे, उसकी गुणा क्षेत्रफल से कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। एकांक सदिश का ही गुणनफल, का गुणनफल क्या होता है बताओ? क्षेत्रफल सदिश होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है। क्षेत्रफल सदिश होता है। क्षेत्रफल को सदिश बनाने के पीछे कोई वजह? हाँ वजह है, और वजह वो हम अब सीखने वाले हैं। और एक दो बात
इंफॉर्मेशन जो आपको मुझे देनी है वो समझ लीजिए। क्या, अगर मान के चलो दो सदिश हैं, अभी तक मैंने आपको सदिशों को जोड़ना व घटाना बताया, कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सदिशों का गुणा कैसे कर सकते हैं हम। गुणा भी तो की जा सकती है सदिशों की, तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है करी जाती है, मैं बता रहा हूँ भैया कैसे की जाती है। मान लो ए एक सदिश है और दूसरा बी एक सदिश है। आपने क्या काम किया, इनका डॉट प्रोडक्ट किया, अदिश गुणन किया, तो आंसर आपका निकलेगा ए का परिमाण बी का परिमाण। आराम से बैठे रहेंगे, बिल्कुल समझ आएगा, 2 सेकंड का समय दें। कॉस थीटा, यानी जब मैं डॉट कहूंगा, क्या कहूंगा, डॉट, तो आपको कहना है कि ये अदिश गुणन होता है। अदिश गुणन, बड़ी अजीब बात लग रही होगी। यानी कि सदिशों की गुणा 2 तरह से कर सकते हैं, डॉट लगा के और एक क्रॉस लगा के। यदि आपने डॉट लगाया उस वक्त आप क्या कर रहे हैं, अदिश गुणन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो है भैया सदिश, आप कह रहे हो अदिश गुणन। भैया ये सदिश है, माना ये सदिश है, क्या है, ए भी सदिश है बी भी सदिश है, लेकिन जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा अदिश। क्या आएगा, अदिश। क्या आप इस बात को समझ पाए? अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। पहले अदिश गुणन फिर सदिश गुणन। मैंने क्या कर लिया कि ए वेक्टर की जगह पर मैंने मान लिया 10 आई कैप। क्या मान लिया, 10 आई कैप। और बी वेक्टर की जगह पर मैंने मान लिया भैया 4 आई कैप। 2 बात क्या मैं मान सकता हूँ, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मैं इनको जोड़ना घटाने का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं गुणा करूंगा। क्या करूंगा, गुणा। तो आप जानते हैं कि गुणा करने का 2 तरीका है, 2 तरकीब है, या तो डॉट कर लो या क्रॉस कर लो। मैं कह रहा हूं कि मैं पहले डॉट करके दिखाता हूं। ए को और बी को डॉट करके दिखाओ भैया। तो क्या है तरकीब, मैंने बताया ए का परिमाण। परिमाण क्या होता है, आप आई जे के सब भूलो, बस संख्या पे ध्यान दो, वही परिमाण है। ठीक, तो ए का परिमाण कितना हो गया, 10 है, आई जे के भूल गए ना, ठीक है जी। बी का परिमाण तो आप कहेंगे ही रहा 4, लो जी। कॉस थीटा, कॉस, अब देखो थीटा कैसे पता चलेगा, ए किस दिशा में है, एक्स अक्ष में, बी किस दिशा में है, एक्स अक्ष में। यानी कि बी अगर 4 है, ये रहा बी, 4 आई कैप हो गया, और ए कितना है, 10 आई कैप हो गया। इस सूरत में मुझे बताओ बी और ए के बीच में कोण क्या है। तो आप कहेंगे भैया बी और ए तो दोनों ही एक्स एक्सिस में है, यानी कि इनके बीच में कोण हो गया 0 का, क्योंकि एक ही दिशा में हो गए कि नहीं हो गए। तो आप यहाँ पे खूबसूरती के साथ में 0 का प्रयोग करेंगे, cos 0। cos 0 का मान 1 होता है। जिसको नहीं पता एक काम करे, कक्षा 9 का बैच बनाऊंगा मैं, और आप जाएं और उस कक्षा 9 के बैच में भी पढ़ना शुरू करें। फिर आप 12वीं एक काम करें, 1 साल और गैप करें, तभी पास हो पाएंगे, यदि आपको cos 0 का वैल्यू नहीं पता। cos 0 का वैल्यू हो गया भैया 1, 10 का मल्टीप्लाई 4 में करो, आंसर आया 40। क्या इस 40 में किसी भी महानुभाव को ये दिख रहा है कि दिशा कहाँ है? अगर कोई गधा कहने के लिए तैयार है कि मुझे 40 में दिशा दिख रही है तो मुझे बताए, कमेंट के माध्यम से बताए। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि दिशा है नहीं। यानी कि आंसर में आपको दिखा कि कोई भी दिशा नजर नहीं आई। यदि दिशा नजर नहीं आई, वही बात हम पहले कह रहे कि अदिश गुणन करने की तरकीब हो गई। क्या ये वाला सूत्र सभी को ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप कहेंगे जी रहेगा 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 रहेगा। अब मैं क्या करने वाला हूं प्यारे बच्चों, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं सदिशों का सदिश गुणन। ये था अदिश गुणन। अब मैं क्या आपको सिखाने वाला हूं, अदिश गुणन। अदिश गुणन कैसे सीखेंगे, जरा प्यार से समझेंगे। मैंने अदिश गुणन करने के लिए ए वेक्टर को मान लिया 3 आई कैप, कोई दिक्कत। बी को मान लो 5 जे कैप मान लेते हैं। अब अदिश तो पहले कर चुके, सदिश गुणन कैसे करेंगे, अब इनका गुणा करके दिखा दें सदिश रूप में। मतलब
ए क्रॉस बी का तरकीब होता है ए का परिमाण, देखो फर्क कुछ नहीं है, थोड़ा सा फर्क आएगा, बी का परिमाण कॉस की जगह साइन थीटा और एन कैप। ये एन कैप क्या है? एन कैप भैया ए और बी दोनों पे लंबवत सदिश है, दोनों पे लंबवत, दोनों पे लंबवत एकांक सदिश। समझने की कोशिश करो, एकांक सदिश मतलब क्या है इस सूत्र का। अब देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर तो पहले से ही आ गया, ये तो हमें दिख गया कि आंसर तो अब सदिश में आना है। करके देख लें क्या, फॉर्मूला लगा के फिर देखो इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ए का परिमाण बताओ, मैंने बोला कि आई जे के बोलो, संख्या पे ध्यान दो, 3। बी का परिमाण 5। अब साइन थीटा कितना हो गया प्यारे बच्चों? आई और जे, आई होता है एक्स अक्ष में, जे किधर होता है वाई अक्ष में। कोण कितने का? 90 का। साइन 90 रखूंगा, क्या रखूंगा? साइन 90। और फिर क्या रखना पड़ेगा? एन कैप। क्या रखना पड़ेगा? एन कैप। अब एन कैप क्या आएगा? एन कैप मैंने यहाँ पे लिखा है ए और बी दोनों के लंबवत एकांक सदिश है, ए के भी लंबवत और बी के भी लंबवत। अब तुम मुझे बताओ, ए है एक्स अक्ष में, बी है वाई अक्ष में, ऐसा कौन सा सदिश है जो एक्स और वाई, ऐसा कौन सा दिशा हो जाएगी जो एक्स और वाई दोनों के एक साथ लंबवत हो? तो आप कहेंगे जेड। जैसे कि देखो ये इस चित्र में देखो, ये देखो मैंने ऐसे उंगलियां फैला ली, अगर ये ए हो, ये वाली उंगली, ठीक, क्या सबको दिख पा रही है? इस तरह से करेंगे, ये लंबवत रहे, ये भी लंबवत रहे, यहाँ भी लंब रहे और यहाँ भी लंब रहे। यदि ये है ए, ये है बी, तो ये जो एन कैप है, देख रहे हैं आप, इसके साथ भी लंबवत है, इसके साथ भी लंबवत है, यहाँ भी लंब, यहाँ भी लंब। यानी कि आपको पता है कि जो एक्स और वाई दोनों के साथ लंबवत रहे वो केवल जेड अक्ष होता है। यानी कि एन कैप कैसा सदिश होगा? ऐसा एकांक सदिश होगा जो दोनों के साथ कितने अंश का कोण बनाता रहे? 90 का। तो क्योंकि यहां पर आई और जे हैं, एक्स और वाई अक्ष के एकांक सदिश, और मुझे चाहिए जेड अक्ष का एकांक सदिश, क्योंकि जेड अक्ष ही इकलौता ऐसा अक्ष है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पे लंबवत, देखो एक नहीं, दोनों पे एक साथ लंबवत रहे, उस दिशा में एन कैप होता है। तो दोनों पे कौन सा रहेगा? आप कहेंगे जी आपका जेड अक्ष। जेड अक्ष के अलोंग एकांक सदिश क्या होता है? आप कहेंगे जी आई जे के। अब बताओ क्या हुआ? 5 तिया 15 हो गए, साइन 90 का वैल्यू 1, आंसर आया 15 के कैप। क्या के कैप बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि आंसर जेड अक्ष में है? यदि ये बता रहा है, अरे एक्स वाई, जहाँ ठीक है, जेड अक्ष में है, यानी कि जब हमने पहले किया था तो उसमें केवल 40 आया था, आई जे के नहीं आया था, कोई एकांक सदिश नहीं आया था, यानी कि वो अदिश था। ये जो प्रोडक्ट किया है ये सदिश है। क्यों है सदिश? देखो ना, आ रहा है के कैप, दिशा भी आ रही है। यानी कि जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट आप करेंगे तो सदिश निकल के आएगा, जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका सदिश। जब डॉट करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा? आपका अदिश। अच्छा, ए क्रॉस बी का आंसर मान के चलो आता है, जैसे 15 आया था यहाँ पे, मान लो ये आ गया सी वेक्टर आ गया, तो सी वेक्टर यानी कि ये सदिश है, क्योंकि मैंने बताया आंसर सदिश आएगा। तो यदि सदिश है तो दिशा कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको बताया कि एन कैप की दिशा किधर है? ए के भी लंबवत और बी के भी लंबवत। तो उसी हिसाब से सी वेक्टर यानी कि जो आंसर निकल के आएगा उसकी भी दिशा किधर होगी? ए के भी लंबवत और बी के भी लंबवत। देखो इसको आसान भाषा में करते हैं, के कैप किस दिशा में है? तो आप कहेंगे जेड अक्ष। 15 के कैप किस दिशा में? तो आप कहेंगे जेड अक्ष में होगा फिर से, क्योंकि के कैप को ही तो 15 गुना लिख रखा है मैंने यहाँ पे। तो जिस तरफ एन कैप होगा उस तरफ ही सी कैप होगा।
यानी कि इस बात को नोट करके लिख लेंगे, सी वेक्टर की दिशा एन कैप की दिशा में होगी, दिशा में होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर क्रॉस करोगे तो आंसर सदिश, डॉट करोगे आंसर अदिश। कैसे सदिश आया फिर मैंने आपको निकाल के दिखाया। अब एक सवाल पूछूंगा और लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। सी वेक्टर की दिशा किधर होगी? तो आपको जवाब देना है जिधर एन कैप की होगी। मैं पूछूंगा एन कैप की किधर होगी, तो आपको जवाब देना है ए के भी लंबवत और बी के भी लंबवत। इसको बनाने के लिए आप अपने हाथों को ऐसे करके बना लो, देखो ऐसे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। यानी कि यदि ए ये है, बी अंगूठा है, तो सी उंगली हो गई। सी इससे भी 90 अंश का कोण बनाएगी, इससे भी 90 अंश का कोण बनाएगी। कहानी समाप्त। अब हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। और अब आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी जानकारी ना आपको देखेंगे इतना ज़्यादा स्मूथनेस आपके अंदर लाएंगी कि आपको मज़ा आएगा। अभी तो अगर मैं डायरेक्ट ही कुछ शुरू कर देता तो सर में दर्द हो जाता, आप छोड़ छाड़ के भाग जाते। अब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जानने वाले हैं विद्युत फ्लक्स, फिर उसके बाद में गॉस का लॉ जानेंगे। सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती रही, मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। गॉस ने अपना नियम बनाया क्यों भैया, हमें क्यों परेशान किया? बच्चों को ये पता नहीं रहता है, बताओ वो पढ़ेंगे क्या? भाई किसी काम को कर रहे हो उसके पीछे पर्पज होगा, है ना? गॉस के दिमाग में भी तो कुछ पर्पज आया होगा, उस पर्पज को भी बताएंगे, तभी तो आपको अच्छा लगेगा गॉस का लॉ पढ़ने में या फिर कुछ और उसके एप्लीकेशन पढ़ने में, है ना? फिजिक्स को फील करके जो पढ़ेगा वो हमेशा कामयाब रहेगा। जिसको एज ए सब्जेक्ट रटाने का काम लेकर के चलेगा वो पूरी साल परेशान रहेगा। फिजिक्स उसका पैर ऐसे खींचती रहेगी। ये चीज़ें ना प्यारे बच्चे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल भी इनके बिना हिलते भी नहीं हैं। समझ गए आप? चलो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आई होगी। आप अपने सुझाव अपनी बातें कमेंट की मदद से हमें बता सकते हैं। गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में जुड़ने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। आपका दिन शुभ हो।